अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद वकास अहमद। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने चले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम डिस्कस कर रहे थे। बेटा सबसे पहले हम आइस की फॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं कि हाउ आइस इज फॉर्म्ड। आइस कब बनेगी? जब हमारे पास लिक्विड वाटर होता है, तो हम जब लिक्विड वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। आइस इज सॉलिड वाटर। अब आइस फॉर्मेशन कैसे होगी, कितना टेम्परेचर डिक्रीज करें? तो बेटा याद रहना चाहिए कि टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं, हायर टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ कि हायर टेम्परेचर होगा। तो हायर टेम्परेचर से जब 4 डिग्री सेल्सियस तक मैं आऊँ, फिर मज़ीद टेम्परेचर डिक्रीज किया अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा याद रहे 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर क्या होगा कि वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। अब यहाँ मैंने ये 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स डिस्कस किए हैं, शो किए हैं, तो इनकी क्या ज़रूरत है हम डिस्कस करते हैं। हायर टेम्परेचर कुछ भी होगा, लेकिन मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस। अब जब हायर टेम्परेचर पे होते हैं तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होगा ज़्यादा वाटर का, और वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी वाटर की एट हायर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते आएंगे, वॉल्यूम भी डिक्रीज होता आएगा। वी नो दैट डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इक्वलाइज हम कर लेते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। अब जब हमने कहा टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो इट मीन्स कि जब हम हायर टेम्परेचर से अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक आएंगे तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता आएगा, डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो याद रहना चाहिए कि वाटर का मिनिमम वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा और मैक्सिमम डेंसिटी जो होगी ये कहाँ पर होगी? 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब आगे क्या होगी? कन्वर्जन ऑफ आइस आ गई। अब जब आइस फॉर्मेशन जब 4 से 0 तक आते हैं, आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब आइस फॉर्मेशन होगी तो आइस और लिक्विड वाटर में डिफरेंस क्या है? अरेंजमेंट का। अब जो लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, आइस में स्ट्रांग होगी। तो आइस फॉर्मेशन में जब मतलब एम्प्टी स्पेसेस इसमें आ जाती हैं, तो एम्प्टी स्पेसेस की वजह से जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। कितनी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं? 9%। तो 9% एम्प्टी स्पेसेस की वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो गई और वॉल्यूम जो होता है इसका वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। तो याद रहना चाहिए मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होगी? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम 4 से बिलो आते हैं, आइस फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, आइस की वजह से एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं, एम्प्टीनेस की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज। इसीलिए हम एक स्टेटमेंट देते हैं, आइस floats
ऑन वाटर। क्यों फ्लोट करती है अभी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, बिकॉज ऑफ 9% एम्प्टी स्पेसेस वॉल्यूम ऑफ द आइस इज इंक्रीज्ड एंड इट्स डेंसिटी इज डिक्रीज्ड। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोर्सेस के हवाले से। फोर्सेस क्या कौन कौन सी होंगी? वाटर एक पोलर कंपाउंड है। अगर पोलर कंपाउंड है तो बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर डाइपोल फोर्स होनी चाहिए जो कि पोलर होते हैं। अब मैं ये भी डिस्कस कर चुका हूँ, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वाटर में स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स होती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेम देते हैं। तो बेटा याद रहना चाहिए कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से है, मैं पर वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर वाटर मॉलिक्यूल, के एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और मैं ये चीज़ भी मेंशन करने जा रहा हूँ कि इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं पर वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो अब ये तो फोर्सेस की तरह से हो गया। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ डिस्कशन करते हैं। इसमें हमारे पास गिवन जो डेटा है क्या होगा। हमने कहा कि जो हमारे पास वाटर है, पहली बात आइस कहाँ से बन रही है बेटा? वाटर से। वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? वाटर का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर का जो एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री। ये होगा एंगल इन वाटर। लेकिन बेटा याद रहे कि जब वाटर आइस फॉर्मेशन में आता है तो आइस में क्योंकि रेगुलर स्ट्रक्चर आती है, रेगुलर स्ट्रक्चर की वजह से जो एंगल होता है वो इंक्रीज हो जाता है 104 की बजाय 109.5 डिग्री तक। ये बेटा बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट आपको पता हो। ओके, इसके अलावा एंगल हो गया। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जो इसमें होती वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। आइस में 9% एम्प्टी स्पेसेस भी होती हैं जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और डेंसिटी डिक्रीज होती है। ओके, अब ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अब सॉलिड है, हम कह चुके हैं कि आइस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में से है। कौन सी टाइप है जी? आइस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड किस से बनेगा? मॉलिक्यूल्स से बनेगा। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं बेटा? याद रहनी चाहिए, इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं और इसमें मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। 2 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, एक मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस कौन सी होंगी? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, अब मॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी होगी इसके अंदर? हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और मॉलिक्यूल कौन से होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, अब वाटर मॉलिक्यूल्स सॉलिड फॉर्म में, तो बेटा याद रहनी चाहिए कि एक्चुअली आइस इज लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है of hexagonal rings।
देखें सॉलिड है, एक रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाएगी, तो जो रेगुलर अरेंजमेंट होगी तो उसके अंदर क्या होगा, आपको बिल्कुल क्लियर एक स्टेटमेंट में बता रहा हूं कि क्या होने को है, लेयर फॉर्म में होगा, लेयर फॉर्म से हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में होगा। अब जब हम एक ये होगी एक लेयर की मैं बात कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड में लेयर की बात कर रहा हूं। अगर मैं कंप्लीट आइस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूब। तो फेस सेंटर्ड क्यूब आइस का स्ट्रक्चर है। बेटा यहां तीन चीजें बिल्कुल क्लियर आपको पता होनी चाहिए। मैंने यहां लिखा कि आइस फॉर्मेशन होती है वाटर से, वाटर का स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, क्लियर। दूसरी मैंने स्टेटमेंट दी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो ये लेयर्स की फॉर्म में होता है, तो जो एक लेयर होती है ये हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में होगी। और एक मैंने स्टेटमेंट दी आइस की जो मतलब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये क्यूबिक फॉर्म होगी। और कौन सा क्यूब होगा, फेस सेंटर्ड क्यूब। कंडक्शन की बात करें तो बेटा क्लियर बात होनी चाहिए, आइस इज इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगी, बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर से मुराद उसमें से पास आउट नहीं हो सकेंगे। या मैं एक छोटी सी डिस्कशन में स्ट्रक्चर में ले आता हूँ। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इंडिविजुअल। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज होंगे तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। देखें कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन H बॉन्ड बनाएगा, ये इससे H बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये देखिए, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, इसके दरमियान सारी चीज़ें होंगी। अब मैंने कहा बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी से, तो हीट में क्या होने को होगा, एक्चुअली आइस सॉलिड फॉर्म है, तो जो हीट आइस को प्रोवाइड की जाती है वो असल में आइस कहाँ यूज़ होगी, आइस के लिए इट यूजेस हीट फॉर इट्स ओन मेल्टिंग। तो आइस क्योंकि खुद मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो वो कंडक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो हीट होगी तो वो मेल्टिंग में यूज कर लेती है, कंडक्शन में नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल फुली पैक्ड होते हैं और स्ट्रेंथ होती है उसके दरमियान, स्ट्रांग होंगे, टाइटली बॉन्ड होंगे, हीट पास नहीं हो सकेगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। नेक्स्ट बेटा हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब यहाँ मैं डायमंड और ग्रेफाइट दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड होगा और है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। पहली बात तो याद रहनी चाहिए कि ये जो दोनों सॉलिड्स हैं ये कोवेलेंट सॉलिड्स की टाइप्स हैं, दोनों कोवेलेंट सॉलिड्स। और कोवेलेंट सॉलिड्स में इनको हम जो अदर नेम्स की बात करते हैं, एटॉमिक सॉलिड का नाम दिया जा सकता है, इनको हम नेटवर्क सॉलिड का नाम दे सकते हैं क्योंकि ये जॉइंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, पहली बात। दूसरा, डायमंड और ग्रेफाइट ये जो दोनों होते हैं ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉपी ये प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की
एलिमेंट्स की कि सेम एलिमेंट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब मोर देन वन एक डायमंड की फॉर्म में है, दूसरा ग्रेफाइट में। एक्चुअली किसके एलोट्रॉप्स हैं? कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। अब होता क्या है इनके दरमियान? पहली बात, डायमंड में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और बेटा याद रहे कि जो ग्रेफाइट है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जो डायमंड है, डायमंड जॉइंट स्ट्रक्चर है, जॉइंट या नेटवर्क सॉलिड होगा, नेटवर्क सॉलिड होता है। और जो ग्रेफाइट है एक्चुअली ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर में है और जो डायमंड है ये जॉइंट स्ट्रक्चर में होगा। और इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगली बॉन्ड होगा और इसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ ये होती है 154 पिकोमीटर। लेकिन ग्रेफाइट के केस में जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ये होती है 142 पिकोमीटर बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक और पॉइंट मैं यहां डिस्कस करने चला हूं। मैं ये कहते हैं कि जो डायमंड है, डायमंड इज एक्चुअली नॉन कंडक्टर। डायमंड नॉन कंडक्टर है और जो ग्रेफाइट है ये कंडक्टर होता है। और कंडक्टर किस सेंस में होगा? ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में ये कंडक्टर होगा। कौन सी? अभी मैं डिस्कस करने चला हूं। अब डायमंड के स्ट्रक्चर में मैं मूव करने लगा हूं। देखिएगा ये क्या होगा, एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड होता है। ये टेट्राहेड्रल एक यूनिट हो गया कार्बन का, जो कि एक कार्बन फर्दर 4 से अटैच्ड है। तो यहां मैं मेंशन कर सकता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसका 4 होता है। और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। कैसे वो डिस्कशन में करते हैं। ओके, अब एक यूनिट जो होगा ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन जब ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट मिलता जाएगा, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसके अंदर ये आपको फेस सेंटर्ड क्यूब मिलेगा। और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी सेम आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जब मूव होता है तो अल्टीमेटली आपको फेस सेंटर्ड क्यूब ही मिलता है। ओके, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यूज हो गए। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर कैसे हुए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता चलूं। ये देखें, हेक्सागोनल फॉर्म में कार्बन अटैच्ड होते हैं और ये एक लेयर बना देते हैं। तो लेयर किसकी होगी? सारे हेक्सागोनल फॉर्म में ये एक लेयर है। इस एक लेयर को बेटा, एक इस लेयर को ग्रेफीन का नेम दूंगा मैं। जो मैंने कहा कि जो ग्रेफाइट है बेटा, ये कौन से फॉर्म है? लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो एक जो लेयर होगी, एक लेयर, वन लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड ग्रेफीन। इसी तरह से दूसरी लेयर इसके साथ अटैच्ड होगी, एक लेयर यहां पर होगी, एक लेयर इधर अटैच हो जाएगी, दूसरी लेयर यहां पे आ गई।
ये देखें बेटा, ये 2 लेयर्स हैं। हमने कहा इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक कार्बन के पास 2p z ऑर्बिटल फ्री होगा।